प्रिय विद्यार्थियों, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि देश का सामान्य व्यक्ति भी देश प्रेम की भावना लेकर देश के निर्माण में थोड़ा बहुत योगदान दे सकता है। अब इस कहानी में मुख्य पात्र है हावलदार साहब। हावलदार साहब क्या करता है कि हर 15वें दिन कस्बे में आता है। कस्बे में क्या था? कस्बे में कुछ पक्के मकान, 2 स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना और 2 खुले सिनेमा घर तथा नगर पालिका का दफ्तर था। अब बात आती है नगर पालिका से। तो हेडिंग है कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। तो नगर पालिका जब शहर में होती है तो कोई न कोई काम जरूर करवाती है। नगर पालिका ने लक्ष्य निर्धारित किया कि हम चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन कारण रहे 2। एक तो ये कि समय का अभाव था और दूसरा पैसे का अभाव। तो समय के अभाव और पैसे के अभाव के कारण उन्होंने ये जिम्मेदारी एक स्कूल के ड्राइंग अध्यापक मोतीलाल को दे दी। अब मोतीलाल ने बहुत ही जल्दी 1 महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक डालने का निश्चय कर लिया। तो कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। और प्रतिमा कितनी बनाई? टोपी से कोट के दूसरे बटन तक। उसको बोलते हैं बस्ट। बस्ट का मतलब बेस्ट नहीं, सुंदर नहीं, बस्ट, छोटी मूर्ति। टोपी से कोट के दूसरे बटन तक, हाफ मूर्ति। वो संगमरमर की थी। उसको देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो के नारे याद आते थे। अगला हेडिंग है हमारा मूर्ति के चश्मे का रहस्य। अब वो मास्टर मोतीलाल है, उसने मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया। हो सकता है बारीकी के चक्कर में टूट गया हो सकता हो कम पैसे और कम समय के अभाव में नहीं बना पाया हो सकता है कहीं निकल गया हो। तो मूर्ति के चश्मे का रहस्य, इसका मतलब मूर्ति पर एक ऐसा व्यक्ति है जो ओरिजिनल चश्मा लगाता है, पत्थर का नहीं, ओरिजिनल चश्मा। तो इस प्रकार से मूर्ति के चश्मे का रहस्य है, पत्थर की तो मूर्ति है लेकिन चश्मा वास्तविक। क्या आइडिया है? हावलदार साहब ने सोचा कि चश्मे का फ्रेम बदल जाता है। जब भी वो यहाँ पे घूमने के लिए आता है तो हर बार एक नया चश्मा मूर्ति पे मिलता है। तो मूर्ति के कपड़े तो नहीं बदले जा सकते, परंतु चश्मा तो बदल ही सकता है, हावलदार साहब ने कहा। तो चश्मा बदलने का रहस्य, चश्मा बदलने का रहस्य है कि उसने लगाया दिमाग हावलदार साहब ने कि चश्मा बदल कैसे जाता है। ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? क्या मास्टर बनाना भूल गया? तो इस प्रकार की बात आती है चश्मे बदलने का रहस्य। और ये हम बता देते हैं कि चश्मा कैसे बदलता था। कि जैसे कोई ग्राहक आया, चश्मा वाला गरीब आदमी होगा और उसको जिस फ्रेम का चश्मा चाहिए वो मूर्ति से उतार करके वो दे देता था ग्राहक को और दूसरा चश्मा मूर्ति को पहना देता था। इस प्रकार उसके हर बार चश्मे बदल जाते थे। अगला है कैप्टन चश्मे वाले से भेंट। अब चश्मा लगाता कौन है? बोलो कैप्टन लगाता है। तो कैप्टन, ये कैप्टन कौन है? हावलदार साहब जब भी कस्बे में आता तो उसके दिमाग में एक ही बात होती कि मैं कैप्टन से मिलूं। उसके दिमाग में ये भी तस्वीर होगी कि कैप्टन कौन हो सकता है। हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा और फौजी ड्रेस पहनता होगा और बड़ी बड़ी मूंछों वाला होगा। इस प्रकार से उसके दिमाग में कैप्टन से मिले बिना ये इस प्रकार के प्रश्न आते थे। लेकिन पान वाला एक दुकान है, उसमें पान वाला व्यक्ति है, वो बताता है कि कैप्टन कौन है। कैप्टन बहुत ही मरियल, दुबला पतला और एक चश्मे बेचने वाला व्यक्ति है। उसके पास न खुद की मकान है न दुकान है, डंडे के सहारे कहीं भी टिकाकर चश्मे बेच लेता है। इसलिए कैप्टन है, उससे भेंट। तो वो ना तो आजाद हिंद फौज का सिपाही था, ना नेताजी का साथी था, वो तो एक दुबला पतला व्यक्ति था। फिर उसने पूछा कि कैप्टन ने कि क्या वो
फौजी है। तब उसने कहा वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये देखो वो आ रहा, और पान वाले ने उससे मिलवा दिया। तो इस प्रकार से आगे है कैप्टन की मृत्यु। एक समय था जब पान वाले ने उसकी बुराई की, और एक समय ऐसा आया जब कैप्टन की मृत्यु हुई तो पान वाला खुद उदास भाव में था, और जब हालदार साहब ने पूछा तो उसने कहा कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए, क्योंकि वो सोचने लगे कि अब चश्मा नहीं बदलेगा, क्योंकि अब चश्मा कौन लगाएगा, अब देशभक्ति का परिचय कौन देगा। इस प्रकार से वो उदास होकर के अपनी जीप में बैठ गए, और कैप्टन की मृत्यु पर पान वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। अब सरकंडे का चश्मा। कैप्टन के मरने के बाद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को खाली नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे गरीब बच्चे आगे आए और उन्होंने सरकंडे का चश्मा पहना दिया। अगले दौरे पे जब हालदार साहब शहर में आए तो उन्होंने पहले निश्चय कर लिया था कि मुझे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं जीप से मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन जब चौराहा आया तो उसका ध्यान मूर्ति की तरफ गया, देखा तो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। उसने जीप को वहीं पे रोक लिया, और रोकने के बाद वहां जाके पूछा, तब पता चला कि बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में कैप्टन के मरने के बाद उसकी जिम्मेदारी लेने वाले नागरिक स्वतः ही मौजूद होते हैं, और जिस देश के नागरिक ऐसे होते हैं वो देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। ये छोटी सी स्टोरी, एक कहानी नेताजी के चश्मे पे और मूर्ति के भी एक छोटे से भाग चश्मे पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? वो चश्मे वाला है, वो कैप्टन, सेनानी नहीं था, फौज में नहीं था, फिर भी लोग कैप्टन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें देशभक्ति की भावना थी। वो देश भक्तों का, सुभाष चंद्र बोस का आदर करता था, उसमें रोज चश्मा पहनाता था और सिर पे गांधी टोपी पहनता था, इसलिए उसे लोग कैप्टन कहते थे। और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाने की मुद्रा में भी ऐसा कहते थे। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, किंतु बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए, उदास? हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अब कस्बे में सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई न होगा, और अब वह बिना चश्मे की खड़ी होगी, इसलिए। अगला, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना कम नहीं है। अगर एक कैप्टन मरा है तो उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए और लोग भी तैयार हैं। अगला है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? क्योंकि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि कस्बे में देशभक्ति जीवित है और देश की नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जीवित है, इसलिए वो खुशी से भावुक हो उठे। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने का है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देना, मर जाना, न्योछावर कर देने पर भी हंसती है और अपने लिए मन में बिकने के मौके ढूंढती। देखो, बार बार से क्या होगा उस कौम मानी जाति का जो अपने देश की खातिर कौन, कैप्टन, घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ होम कर दिया, फिर भी उन पे हंसती है। अर्थात जैसे हमारा जो कैप्टन है उसने अपना सारा जीवन देशभक्ति के लिए त्याग दिया, लेकिन फिर भी पान वाले जैसे ऐसे कैरेक्टर हैं जो हंसते हैं। तो ऐसे हंसने वाले व्यक्तियों के ऊपर ये व्यंग्य किया गया है। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पान वाला कौन था? पान वाला साक्षात पान भंडार था।
उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में भी पान ठूसा हुआ था। वह बहुत काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था और उसकी पान खाने से बत्तीस सी लाल काली हो गई थी। उसकी तोंद निकली हुई थी, हंसते समय उसकी तोंद हिलती थी। इस प्रकार से पान वाले का रेखा चित्र, पान वाले का चरित्र चित्रण, पान वाला कैसा है। हंसमुख है, फिर सुन लीजिए, पान वाला हंसमुख है, हर समय पान खाता रहता है, साक्षात पान भंडार है। उसकी 32 है, 32 के 32 दांत वो पान खाने से खराब हो गए हैं, लाल काले हो गए हैं। वो मोटी तोंद वाला है, हंसता है तो उसकी तोंद थिरकती है, हिलती है। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ऐसी बात कोई देशभक्त के प्रति बोलता है तो कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पे आप क्या कहेंगे? तो भाई हम तो ये कहेंगे, ऐसे व्यक्ति की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी बुराई की जाए, वो कम है। कभी भी हमें और कभी भी किसी दूसरे को देश प्रेम के प्रति, किसी के शारीरिक रूप को लेकर, अपाहिज को लेकर व्यंग्य नहीं कसना चाहिए, तो बल्कि हमें उसकी देशभक्ति का पालन करना चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है। इस पे जितनी बुराई की जाए ऐसे व्यक्तियों की, वो कम है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता बताते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पे रुकते थे और नेताजी को निहारते थे, देखते थे। तो ये किस विशेषता को उजागर करता है? देशभक्ति की भावना। क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस से प्रेम करते थे, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम देशभक्ति की भावना से बड़ा पूरा मानेंगे। अगला है, पान वाला उदास हो गया और पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। एक समय था जब उसने मजाक किया था, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, और जब मर गया उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये किस प्रकार की विशेषता? ये संवेदनशील, कि ऐसे व्यक्ति में संवेदना भरी हुई है, अच्छी विशेषता, संवेदनशील व्यक्ति। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, ये कौन सी भावना उजागर करता है? वही देशभक्ति की। तो हमारा कै में देशभक्ति, ख में संवेदन या संवेदनशील, और ग में फिर देशभक्ति की भावना। भावना पूछी थी कौन सी विशेषता की ओर संकेत करती है। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, सामने नहीं देखा था, तब तक उसके मन पर या मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा? तो ये तो आसान उत्तर है। उसने सोचा होगा कि कैप्टन शरीर से हट्टा कट्टा मजबूत होगा, वो जरूर सिर पर फौजी टोपी पहनता होगा, रोबदार, अनुशासित, दबंग मनुष्य होगा और उसकी वाणी में भारीपन होगा। ये भावना सोची होगी। आगे है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है। कहीं भी जाएंगे ना आप, तो शहर में कोई न कोई मूर्ति जरूर लगी हुई मिलेगी। तो क्यों भाई? पहला प्रश्न है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य हो सकता है कि लोग उस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानें, उससे प्रेरणा लें, उसके गुणों को अपनाएं। अगला प्रश्न है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? हम इलाके के चौराहे पर राष्ट्रीय महापुरुषों, प्रसिद्ध संतों, ऋषियों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके कामों को याद रखेंगे, हम उन्हें याद रखेंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, समझाएंगे। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? मूर्ति के प्रति आपका क्या फर्ज होना चाहिए? कि हम उनकी देखभाल करें, उन्हें साज और संवार करें उनका, और समय समय पर उनकी देखभाल भी करें। अगला है 9वां, सीमा पर तैनात फौजी ही देशभक्ति या देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने देशभक्ति कार्यों से किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, पर्यावरण संरक्षण करें, जीवन से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख करें। तो बिल्कुल बढ़िया बात कही है, केवल फौजी ही देशभक्ति
या देश प्रेम का परिचय नहीं देते। उसके साथ साथ फौजी तो करते ही करते हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर सकते, फौजी पहले हैं, लेकिन नहीं, आम नागरिक भी देशभक्ति का परिचय दे सकता है। हम अच्छे से कार्य करें, जैसे पानी को न बहाएं व्यर्थ में, बिजली की तबाही को रोकें, इधर उधर गंदगी न फैलने दें, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकें, देश और समाज का अपमान करने से रोकें, और फिल्म और कलाकारों को अपने संतों, ऋषियों और महापुरुषों का मजाक उड़ाने से रोकें। तो इस प्रकार के अगर हम काम करेंगे समाज में, तो हम भी देशभक्ति का परिचय देंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थापित बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखो। कहने का मतलब इसको शुद्ध हिंदी में लिखो। कोई गिराक आ गया समझो, तो कोई ग्राहक लिखो ना आप, इसमें गिराक नहीं। मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, इसको शुद्ध हिंदी में लिखो। उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो कैप्टन कहां से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर फिर चेंज हो जाएगा, मूर्ति पर कोई अन्य फ्रेम लगा देता है। तो इसको अपने भाषा में चेंज करके लिखेंगे। उत्तर सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वाक्य वही बनना चाहिए। भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। देखो, भाई खूब, क्या आइडिया है, इसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। तो इसमें दे रखा है जैसे खूब तथा आइडिया। खूब उर्दू का शब्द है और आइडिया अंग्रेजी का। खूब में गहरी प्रशंसा का भाव है। यह भाव हिंदी के सुंदर और अद्भुत में नहीं है। अगर हम सुंदर प्रयोग करते, इसकी जगह अद्भुत प्रयोग करते, तो वो बात नहीं बनती जो खूब बोलने में मजा आता है। इसी प्रकार आइडिया में जो भाव है, वो हिंदी के अगर शब्द लगाते, विचार, आइडिया मन विचार, युक्ति या सूझ, तो इनमें वो दम नहीं है। इससे पता चलता है अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं, मजबूत करते हैं, परंतु यदि उनका प्रयोग अनावश्यक हो, तो दिखावे भर के लिए हो, जानबूझकर हो, तो वे खलल डालते हैं, बाधा डालते हैं। धन्यवाद।